लिखो। हेडिंग डाल ली। ग्रीवा नाल लिख ली बेटा। ग्रीवा नाल बाहर एक बलित संरचना के द्वारा खुलती है, जिसे योनि कहा जाता है। जिसे योनि कहा जाता है। बिल्कुल बताएंगे बेटा, आज तो बिल्कुल तेरा हक है जानना। क्यों भाई, क्यों घबरा रहा है? संरचना बना पाओ पहले, फिर क्या लिखेगो तू बता। देखो भाई, मादा जनन तंत्र में अंदर क्या क्या था वो सारा डिस्कस कर चुके हैं हम। एक जोड़ी हमने अंडाशय पढ़े, अंडाशय के बाद हमने गर्भाशय पढ़ा, गर्भाशय के दोनों तरफ हमने उनकी फैलोपियन ट्यूब्स पढ़ ली। उसके बाद बेटा सबसे पहले जब बाहर ओपनिंग होगी, तो बाहर ओपनिंग के बाद जो सबसे पहले एरिया पड़ेगा इसको कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या कहते हैं? ठीक है। मॉन्स प्यूबिस में क्या है बेटा, एक तो ये ऊतकीय या मांसल संरचना है, थोड़ी फूली हुई रहती है, और इस पर बेटा बाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्लियर हो गया। उसके बाद जो मेन संरचना हो गई, उसमें सबसे बाहर पाए जाएंगे बेटा लेविया मेजोरा। क्या पाए जाएंगे? लेविया मेजोरा। इसको कहते हैं बेटा ब्रदगोष्ठ। क्या कहते हैं भाई? कैसी संरचना है ये? पहली बात तो मासल फोल्ड है, फोल्ड मतलब बलन, मासल फोल्ड है, और इन पे भी कुछ मात्रा में कैसे फोल्ड है बेटा? मासल बलन लिख दो। कुछ मात्रा में इन पे भी बेटा हेयर्स पाए जाते हैं। ये क्या करेंगे? योनि, मूत्रद्वार व लघु अगोष्ठ, जो लघु बगोष्ठ बोलेंगे, जिनको मेजोरा माइनोरा बोलेंगे, उनको सबको ढक के रखते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद जब अंदर चलेंगे, जस्ट नीचे बेटा एक ऊतकीय संरचना पाएगी, जिसे कहेंगे लेविया माइनोरा। क्या कहेंगे? इसको कहते हैं बेटा लघु बगोष्ठ। क्या कहते हैं? ये बेटा थोड़ी ऊतकीय हैं और उनसे छोटी संरचना है, थोड़ी कोमल संरचना है, और उनसे जस्ट नीचे होती है और दो छिद्रों के ऊपर होती है, उनको ढके रखती है। क्लियर हो गया? कैसी है?
इसको हम ऊतक की संरचना बोलते हैं। इनका जो ऊपरी सिरा जहाँ पे मिलेगा, मिलन बिंदु होगा, उसके ऊपर बेटा एक उंगली जैसा प्रवर्ध पाया जाता है, छोटा सा। जो लघु बगोष्ठ जहाँ पे मिलन बिंदु है उस पे एक छोटा सा लघु प्रवर्ध पाया जाएगा, जिसे कहते हैं हम क्लाइटोरिस। क्या कहते हैं? भगसेप। ये बेटा इनमें एक प्रकार से शिश्न के समान अंग माना जाता है। होमोजोनस ऑर्गन लाइक टू पेनिस। रीजन कि पेनिस भी एकमात्र मैथुन अंग है, उसके अलावा पूरे जनन तंत्र में उसके अलावा कोई काम नहीं है उसका। सिर्फ और सिर्फ युग्मकों का ट्रांसफ़र करना ही उसका एक काम है। युग्मक ट्रांसफ़र को थोड़ा सुगम बनाना, उसको आसान बनाना, वेस्टेज को रोकना, बस इतना ही काम है, उसके अलावा कोई काम नहीं है उसका। वैसे ही ये बहुत ज़्यादा कैसा है बेटा, एक तो संवेदनशील बहुत ज़्यादा है। कैसा है? संवेदनशील है बहुत ज़्यादा, लाइक पेनिस। उसके अलावा बाहर पाया जाता है, बाह्य जननांग है। क्लियर हो गया? उसके जस्ट नीचे, भगसेप के जस्ट नीचे पाया जाएगा भाई मूत्र द्वार। क्लियर हुआ? उसके जस्ट नीचे बेटा एक और ओपनिंग होगी जिसे वेजाइना ओपनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? योनि बाह्य द्वार। क्लियर? ये सारे के सारे मिलके योनि का निर्माण कर रहे हैं। योनि में भी अगर आप अंदर पढ़ोगे तो द्वार पे छोटी छोटी 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं अंदर की तरफ, बार्थोलिन ग्रंथि जिसको बोलते हैं। कई जगह पे कई किताबों में लिखा हुआ है कि जो लघु बगोष्ठ हैं उनका जो मिलन बिंदु है योनि के पास में, वहाँ पाई जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में अंदर की लिख रखी है। उन ग्रंथियों का नाम है बार्थोलिन ग्रंथि, लाइक काइपर्स ग्रंथि। मेल्स में जो काउपर्स ग्रंथि थी, जो क्या कर रही थी, उसमें से कोई सीमन का कोई पार्ट नहीं बना रही थी, ओनली और ओनली ल्यूब्रिकेंट निकाल रही थी, स्नेह निकाल रही थी। वैसे ही बार्थोलिन ग्रंथि का क्या काम है? महिलाओं में ल्यूब्रिकेंट निकालना, ताकि जो इंटरकोर्स के टाइम पे उस प्रक्रिया को सुगम बना सके। क्लियर? वेरी गुड। उसके बाद पूरी योनि वाली संरचना खत्म। उसके थोड़ा नीचे होता है भाई एनस। क्या होता है? जिसे बोलते हैं गुदाद्वार। क्लियर भाई? बस बेटा अब छाप नहीं है, लिखो। क्या लिखा था? लिख लो पहले, या फिर मिटा देंगे जल्दी, बना लो। तो बेटा लिख लो, फिर बना लियो लास्ट में, पहले लिख ले। कहाँ लिख लियो हमने, ये बता दो बस। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, यह है मादा का बाह्य जननांग है। बाह्य जननांग है, लिखो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, यह है, क्या कर रहे हो भाई साहब? आगे आएंगे, आगे आओगे, आ जाओ। दीदी पास बैठ लेता यार, गधा। यहाँ बैठ जाऊँ, यहाँ मेरे पास, यहाँ बैठा लूँ। चुपक के रहो, तेरे थप्पड़ दूंगा, पढ़ा लेंगे। यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा, मामू पास बैठ जा, ठीक है? लिखो बेटा, क्या लिखो हमने? यह मादा का बाह्य जननांग है। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, यह है मैथुन के समय शिश्न को ग्रहण कर शिश्न को ग्रहण कर युग्मकों के ट्रांसफर को हिंदी में क्या कहेंगे? अब
स्थानांतरण को सुगम व सुरक्षित बनाते हैं। सुगम व सुरक्षित बनाती है। अर्थात नर के द्वारा युग्मक डैश शुक्राणु योनि में ग्रहण किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस बेटा, योनि गुहा ग्रीवा नाल के साथ मिलकर जन्म नाल कोष्टक में बेटा बर्थ कैनाल का निर्माण करती है। लिख दो बेटा। और कौन सा लिखा हम बाहर की तरफ ही, एक और लिख लें। योनि द्वार के लिखो, योनि द्वार के दोनों तरफ अति सूक्ष्म दो ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। जिन्हें बार्थोलिन ग्रंथि कहा जाता है। लिखूं भाई साहब? बार्थोलिन ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, योनि की संरचना को निम्न भागों में बांटा जाता है। सबसे ऊपर लिखो बेटा जघन सेल, कोष्टक में लिखियो बेटा मॉन्स प्यूबिस। हाँ जी, इनके बारे में थोड़ा लिखेंगे। जघन सेल कोष्टक में मॉन्स प्यूबिस बता रखो ना, ये वाला पार्ट है जो योनि के ऊपर थोड़ा सा फूला हुआ मासल पार्ट टाइप पार्ट। लिखो बेटा इसमें, यह है मासल वह थोड़ी फूली हुई संरचना है जिसमें बसा जमा होता है या फिर बसा ऊतकों से बनी गद्दी सी बनी होती है। जो बसामयी ऊतकों से, बसामयी बेटा आनंदमयी, बसामयी ऊतकों से बनी गद्दी नुमा संरचना है।
3, तुम्हारे 4 है भाई साहब ना, तुम्हारे तो 6 लगे थे। एक लाला और बैठा हो ना। अच्छा अच्छा, मतलब 3 भाई हो 3 मैं थे ना। इनको ये का ये इनको ये हाँ बिटाओ, लिख लियो। गद्दी नुमा संरचना है। लिखो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, इस पर बाल पाए जाते हैं। इस पर बाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखो भाई, बृहद्बगोष्ठ। बृहद्बगोष्ठ कोष्टक में लिखियो भाई, लेविया मेजोरा। लिखे भाई, लिखो इसमें, ये योनि को घेरे हुए 2 मांसल बलन हैं। 2 मांसल बलन हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, इसके ऊपर भी बाल पाए जाते हैं। लिखो बेटा। सेकंड लिखो, लघु बगोष्ठ लेविया माइनोरा। लेविया माइनोरा। लिखें भाई। बृहद्बगोष्ठ के अंदर पाए जाने वाले दो ऊतकीय बलन लघु बगोष्ठ कहलाते हैं। लघु बगोष्ठ कहलाते हैं। लघु बगोष्ठ कहलाते हैं। लिखो बच्चों। थर्ड पॉइंट डालो। बगसेप क्लाइटोरिस। हाँ, नेक्स्ट जो भी है, बगसेप क्लाइटोरिस। लिखो बेटा। यह अति संवेदनशील अंगुली जैसा प्रवर्ध होता है। अति संवेदनशील अंगुली जैसा प्रवर्ध होता है, जो शिश्न के समान माना जाता है। हाँ बेटू, जो शिश्न के समान माना जाता है। लिख गो बच्चा। और कुछ लिखोगे इसके बारे में?
काफ़ी है यार। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हैं लिखा तो दियो। संवेदनशील का मतलब, संवेदनशील का मतलब क्या बताऊँ तो, संवेदनशील का मतलब है कि जिसमें बहुत जल्दी उत्तेजना प्रकट हो जाती हो, जैसे टच करते ही या कुछ एक्टिविटी करते ही उत्तेजित हो जाता हो, एक्साइटमेंट हो जाता हो, वो संवेदनशील है। जैसे किसी बच्चे को बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, यानी कि जैसे मैंने तेज फटकार दिया या थोड़ा माइनर से कुछ कह दिया, बुरा मान गो, रोबे लग गो, नाटक कर दियो, ऐसे ही संवेदनशील है। लिखे बेटा नेक्स्ट। अब लिखो बेटा योनि द्वार, वेजाइना ओपनिंग। लिखो बेटा। लिखो बेटा, यह है नलिकाकार संरचना होती है, नलिकाकार संरचना होती है बेटा, नलिकाकार संरचना होती है। हाँ बेटू, और खाओगे थोड़ी देर बाद। क्या लिखा बेटा? संरचना होती है जो अंदर ग्रीवा नाल से होती हुई, ग्रीवा नाल से होती हुई, ग्रीवा नाल से होती हुई गर्भाशय से जुड़ी होती है, गर्भाशय से जुड़ी होती है, वे बाहर एक छिद्र के द्वारा खुलती है। देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, गधा बप। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, आर्तव चक्र के समय, आर्तव चक्र के समय रक्त का श्रावण, बेटा बेटा को भैया को कोई को चल, रक्त का श्रावण इसी के द्वारा होता है। पिटेंगे 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 पिटेंगे। यहाँ बैठा दूँ बेटा, सबन के सामने फिर यहाँ बैठा दूँ, ज़्यादा लाड़ लो ना है तो भाई, इतना मामू तो प्यार तो ना है, इतना प्यार तो ना है, शर्मा रहा गधा। बैठ जा, थोड़ी देर बाद और चल रहे हैं ना। कहाँ तक लिख गो भाई? आर्तव चक्कर के समय, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, यह अति पतली थे बेटा, का कहेंगे मतलब जैसे ऐसा वर्ड जो ठीक से लगे, जैसे पतली चीज रही, का कहेंगे हैं बेटा? तेज बोल थोड़ा। जैसे कोई परत है तो बातें हमें पतली कहनी है, झिल्ली तो है ही है वो। छोड़ो, मैं बोलूँ का लिखवाया? अति लिखवा दिया। अति काट सके हम, सूक्ष्म बेटा वैसे छोटी है जाए ना, हम ऐसे छोटी की बात कर रहे हैं, कुंडलित यूँ है जाए। छोड़ो, अति है नेक्स्ट काट दो बस, अपना काम है जाओ।
यह झिल्ली नुमा परत से आंशिक रूप से ढकी होती है, जिसे हाइमन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, यह हाइमन सामान्यतः खेलकूद भारी सामान उठाने, कॉमा लगा गया ना, भारी सामान उठाने कॉमा घुड़सवारी हॉर्स राइडिंग, कॉमा साइकिलिंग या साइकिल चलाने, अथवा प्रथम मैथुन के समय ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, कुछ भी लिख लो, टूट जाती है। बोलो तेज बुलंद आवाज में बोलो। अरे बिल्कुल निकलता है, बिल्कुल होता है। ले चल, 2 पॉइंट हैं और एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं कि इन्हें पता होनी चाहिए बच्चा है। हमारे समाज में लोग क्या सोचते हैं कि जो हाइमन है इसी से पता चलेगा कि लड़की वर्जिन है नहीं है, यानी कि यौन रूप से सक्रिय है या नहीं है। लेकिन बेटा ये एक इतनी माइनर सी झिल्ली होती है ना कि नॉर्मली जैसे हमारे गांव घर में तो इतना भारी काम करते हैं, वजन उठाना करना, पूरे दिन काम धंधा, उसी में ब्रेक हो जाती ज़्यादातर तो, कि जैसे बिल्कुल ही कोई फिजिकली एक्टिविटी ना करें तब ये सेफ रह सकती है, वरना 12 से 14 साल की उम्र तक वैसे ही ब्रेक हो जाती है। माइनर सा ब्लड देती है जब टूटती है, उसके अलावा लेकिन साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इसकी उपस्थिति अनुपस्थिति से आप किसी को यौन सक्रिय अथवा यौन निष्क्रिय यानी वर्जिन नॉट वर्जिन नहीं डिफाइन कर सकते। क्लियर बात? ठीक है बच्चा, हमारा खत्म। एक ग्रंथि और लिख लो नीचे, स्तन ग्रंथि, या इन्हें लिखाऊंगा मूत्र द्वार और एनएस द्वार, ये तो सिंपल सी बात है। या बना तो लो यार, हैं बनाएंगे, रंधे सीख तो गए होंगे, बना ले होता। ओ हरियाणावासी छाप दूँ बेटा? हाँ बेटा, स्तन ग्रंथि की उपस्थिति अनुपस्थिति आधार पर पता चलता है कि हम स्तनधारी और बाकी के वर्गों से विभेदित होते हैं। सबसे पहली बात, जितने भी स्तनधारी यानी मेमेलिया वर्ग की मादाएं हैं उनमें एक जोड़ी 2 की संख्या में मिनिमम पाए जाएंगे स्तन ग्रंथि। बेटा इनमें क्या होता है, इनमें दुग्ध का निर्माण होगा, दुग्ध का संग्रहण होगा, कलेक्शन होगा, स्टोरेज होगा और दुग्ध को ट्रांसफ़र किया जाएगा बच्चे के लिए। किसके लिए होता है वो? अपने शिशु के लिए, उसके विकास के लिए। वो अलग बात है कि हम पालवे लग गए, मैंने कार्ड लें, हमारे काज ना है, वैसे उनके बच्चों के लिए। ऐसे ही बेटा मादा मानव में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, वक्षस्थल पे पाई जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा इनमें बेटा सबसे पहली बात तो एक वसामयी संरचना है,
कैसी संरचना है? बसा में, यानी कि बसा का जमाव बहुत ज़्यादा इन पे होता है। उसके अलावा इनके बाहर एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती हैं जो दुग्ध का स्थानांतरण करेगा या दुग्ध को बाहर निकालेगा, उसको कहते हैं भाई निपल। उसके अलावा बेटा इसके बाहर एक थोड़ी मतलब एक गोल सा संरचना होती है जो ब्लैक हो सकती है, रेड हो सकती है, उस संरचना को कहते हैं भाई एरियोला। क्या कहते हैं? बाहर की तो ये संरचना हो गई। जो छिद्र है जिससे दुग्ध बाहर आएगा वो है चुचुक या निपल, और उसके चारों तरफ पाए जाने वाला थोड़ा काला थोड़ा लाल पार्ट वो कहलाता है एरियोला। उसके अंदर बेटा बसा के चारों तरफ मतलब पूरे की पूरी बाउंड्री पे बसा का जमाव होगा। उसके अंदर क्या है अब वो सुनो। सबसे पहली बात, प्रत्येक स्तन ग्रंथि में 15 से 20 क्या पाई जाएंगी बेटा? पालियाँ, इनको बोल सकते हैं। उनके अंदर बेटा होती हैं क्या? दुग्ध ग्रंथियाँ या फिर दुग्ध कोशिकाएं, जिनके अंदर किसका निर्माण होगा? दुग्ध का निर्माण। कैसे होना है? सुने बेटा, निर्माण ऐसे नहीं है कि हमेशा से होता हो। जब हम मेच्योरिटी लेवल आ जाएगा, यौनारंभ आ जाएगा, उसके बाद एक हार्मोन निकलेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के स्राव के बाद स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण चालू हो जाता है। बेटा वो जाएगा एक नलिका में, फिर जाके तुम्बिका में कलेक्शन होगा थोड़ी देर के लिए, और जब भी जैसे बच्चा पीना चाहेगा तो वो खुलेगा दुग्ध वाहिनी, फिर दुग्ध नलिका में और जाते हुए चुचुक से होते हुए बाहर। क्लियर हो गया? छापो। या की संरचना ना पढ़ा रहा हो, पढ़ेगी आवे ना आवे, खाली डायरेक्ट दो एक आध बार डरना आवे। लिख लिया तो चलो, तो वही में तो बना ली ज़्यादा बेटा। लिखो। प्रत्येक स्तनधारी मादा में स्तनों की उपस्थिति अभिलाक्षणिक है। अभिलाक्षणिक अनिवार्य है। लिखो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, ये ग्रंथिल तथा विभिन्न प्रकार के बसा से ढकी हुई के बसा फैट बेटा से ढकी हुई संरचना है। क्या बेटा? कहाँ ढकी? ढकी हुई संरचना है जो संख्या में 2 होती हैं, जो संख्या में 2 होती हैं। लिखो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, प्रत्येक स्तन 15 से 20 स्तनपालियों में 15 से 20 स्तनपालियों में, समझ गए ना, मेमरी लोब्यूल्स ML में विभक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, इन स्तनपालियों में विशेष प्रकार की कोशिकाओं के गुच्छ
कोशिकाओं के गुच्छ उपस्थित कोशिकाओं के गुच्छ उपस्थित होते हैं। जिन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिका बेटा इंग्लिश में लिखेंगे। हाँ जी है बच्चा। हाँ, कूपिका का मतलब बेटा ऐसी चीज़ जो थोड़ी एक तो आसानी से दब सके और हवा प्रेस कर सके, यानी कि थोड़ी खोखली संरचना। जैसे वो बर्फ के बारे रखे है ना, पू पू करे, कूपिका। हाँ, जब भी आवे हवा प्रेस करने। लिखो बेटा, कहाँ तक लिख दियो? नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, इन कूपिकाओं में उपस्थित कोशिकाओं से इन कूपिकाओं में उपस्थित कोशिकाओं से दुग्ध का स्राव होता है। दुग्ध का स्राव होता है। जो इन कूपिकाओं की गुहा में एकत्र होता है। गुहा में एकत्र होता है। लिख रहे हो भाई? नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, ये कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में मेमरी ट्यूब्यूल्स एम्प्टी स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। टाइम ब्रो 8:25। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तनवाहिनी मेमरी डक्ट का निर्माण करती हैं। मेमरी डक्ट का निर्माण करती हैं। स्तनवाहिनी का निर्माण करती हैं, बनाती हैं। मतलब जैसे बहुत सारी नलिका आई भाई पाली में से जा करके कॉमन नलिका में खुल गई, जैसे बिरसण में देखा था हमने, वही सेम। हाँ बच्चा, कहाँ पे? टैप तो हेलमेट पे रहूँगा तो रुक जा। लिखो बेटा, और क्या लिखेंगे? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, ये स्तनवाहिनी मिलकर, अब स्तनवाहिनी में खुल गई ना बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट था, ये स्तनवाहिनी मिलकर एक चौड़ी स्तनतुम्बिका में खुलती हैं। चौड़ी स्तनतुम्बिका में खुलती हैं। इंग्लिश में लिखें तो बेटा मेमरी एम्प्यूला। तो बावड़ो तो ना यार, तो वो दिख रहा है, इस तक क्या चल रहा है? अब मादा जनन तंत्र चल रहा है, इसका युग्मक का निर्माण करेगा, फिर उनका संलयन करेगा। हम खुद को दिमाग खराब करें फिर मेरे करें तुम संग में। मैं तुम्हें पढ़ाना रहे हो तो ऐसे ना है कि मैं टाइम पास कर जाता हूँ, तुम लिखवे लगे रहे हैं। मैं तो पढ़ा रहा हूँ तुम्हें संग में। रोज एक एक सवाल क्यों करें? लिखो बेटा, कहाँ लिख लियो? अब नेक्स्ट पॉइंट इन दिस,
जो या फिर ये तुम्बिका दुग्ध वाहिनी से जुड़ी होती हैं। दुग्ध वाहिनी बेटा लैक्टिफेरस डक्ट, लिखूं इंग्लिश? लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती हैं, जिससे दुग्ध बाहर आता है। अब मेरे कहने थे एक बार यार पढ़ो सब रे, फिर वो समझ में ना आवे तो मैं वाकई फिर प्रोसेस है चार्ट वार्ट से बताऊं भाई। पढ़ लाला, समझ में आ जाएगा ना पूरे पॉइंट। मतलब बड़ी तरह लिखा है ना कि देख स्तन हमने बांटा पालियों में थी बेटा कूपिका, कूपिकाओं से बेटा तुम्बिका, उसके बाद बेटा दुग्ध वाहिनी बहुत सारी, फिर उसके बाद मिलता हुआ ऐसे सब पूरी प्रोसेस अच्छे से लिखाई वर्ड बाई वर्ड। मतलब मैं काफ़ी फ्रैंक हूँ, बट पता ना क्या टॉपिक पढ़ाने को, मतलब खास चित्र बनाने को मन ना कर रहा हूँ, मतलब बस ये है क्योंकि आवे ना है, वरना मैं तुम्हें जब सब चीज़ पढ़ाई है तो ये वो पढ़ाया था, फिर भी अगर तुम कहेंगे तो पढ़ा देंगे। लिखो बेटा, खत्म तेरो माता जनन तंत्र। अब पढ़ेंगे बेटा माता जनन तंत्र खत्म बाबड़ी चैप्टर ना। आधा घंटा बच रहा है। हवाल एक किल लाया हुआ है, अब तू किल लिखा ले। कितना देर रहेगी इसे तुम्हें लिखते लिखते? 3.25 घंटा कैसे लिखेंगे दुष्टो? बेटा बड़े चैप्टर है ये, बायो है वो मजा तो ना आवे ऐसे। मैं तो लिखवाएगा, लिख लियो। अब युग्मक जनन करें, समझाऊं कि डायरेक्ट लिखाऊं? फिर देख कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, थोड़ा ध्यान से समझिए। कल मैंने तुमसे एक बात कही कि तुम्हें जब यह टॉपिक पढ़ोगे तो एक वर्ड बोला था कि थोड़ी हैरानी होनी चाहिए, थोड़ा आंख आपकी फटनी चाहिए कि हाँ ऐसा होए, ठीक है? देखो बेटा, इतना तो आप श्योर हो क्योंकि आपने शुक्र जनन देख लिया है। तो अब करना है हमें अंड जनन। क्या करना है? अंड जनन। बेटा उसको हमने बोला था स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस बोला था ना, इसको कहेंगे बेटा oogenesis। क्लियर? वहां पे बेटा कहाँ पे हो रहा था शुक्राणुओं का निर्माण? शुक्र जनन कोशिकाओं में। वृषण के अंदर प्रत्येक पाली के अंदर शुक्र जनन नलिका, प्रत्येक शुक्र जनन नलिका के अंदर कोशिका। ऐसे बेटा यहाँ पे किस में होगा? अंडाशय में। अंडाशय के अंदर बेटा स्ट्रोमा में। अंडाशय के अंदर मैंने स्ट्रोमा बताया था आपको, पीठिका बोला था जैसे। लाली सुनो, अंडाशय के अंदर बेटा मैंने एक बीच में एक संरचना बताई थी जैसे स्ट्रोमा, पीठिका बोला था। पीठिका के जो सेंट्रल वाला पार्ट है, केंद्रीय भाग है, उसमें मैंने बताया था छोटी छोटी दानेदार संरचना पाई जाती हैं, जिनको क्या कहा था? क्या कहा था? पुटिका है बच्चा? क्या कह रही? ऐसे तो बोला करके मुंह तक मैसेज पहुंच जाए। पुटिका बोला था, ठीक है। उन पुटिकाओं के अंदर होगा क्या? उनको क्या नाम है उनका? अंड कोशिका। क्या भाई? इंग्लिश में बता दे अंशु, पढ़ोगे? ओगोनिया बेटा सबसे पहली बात
कान खोल के सुनिएगा, हम आपको पीट देगा रे बाबू। अंडे कोशिका में बेटा जैसे वहाँ पे शुक्रजनन कोशिकाओं में सबसे पहले क्या हो रहा था, बहुत सारा गुणन किया था उन्होंने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म बन सके। ऐसे ही बेटा ये उससे पहले जरूरी जानकारी, ये प्रोसेस शुरू कब होती है, यानी महिलाओं में अंडजनन oogenesis स्टार्ट कब होता है, थोड़ा सोच के बताओगे? महिलाओं में oogenesis अंडजनन कब स्टार्ट होता होगा? जैसे शुक्रजनन स्टार्ट हुआ था प्यूबर्टी में बस है बेटा। इसका मतलब तू बंदर पढ़ चुका है, या ना कोर्स ले रहा होगा, वैसे पढ़ा है यानी कोर्स ले रहा होगा, छोटी ने। चलो बेटा, जब बच्ची की भ्रूण अवस्था चल रही होगी, यानी जब वो बच्ची अपनी माँ के अंदर भ्रूण में होगी, तब oogenesis स्टार्ट हो जाता है। पहली बात, जैसे हमारा 12 से 14 साल की उम्र में हुआ था, जब हम प्यूबर्टी में आ गए थे, हम जवान हो गए थे, यौवनारंभ हो गया था। लेकिन बच्चियों में जब वो अपनी माँ के भ्रूण के अंदर होती हैं, उस टाइम पे अंडजनन oogenesis स्टार्ट होता है। रुकेगा कब बेटा? रुकेगा कब? या तो दो रास्ते, स्पर्म उसके अंदर आ जाए, निषेचन हो जाए, तब रुक जाएगा हर महीने, या फिर बेटा उसके अलावा जैसे एक फेज और आएगा, आगे पढ़ोगे तुम, तब रुकेगा। यानी कि इस प्रक्रिया को हम असतत प्रक्रिया कहते हैं। कैसी? डिसकंटिन्यू, यानी कि पूरी ज़िंदगी भर ना चले। जैसे पहले बेटा चलेगी बिल्कुल भ्रूण में, भ्रूणी अवस्था में, उसके बाद चलती 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 जैसे जन्म होगा तुरंत रुक जाएगी। तुरंत रुकने के बाद अब वेट करेगी प्यूबर्टी का, प्यूबर्टी के बाद फिर चालू हो जाएगी, और प्यूबर्टी में चालू होने के बाद भी एक बीच में मेटाफेज सेकंड में रुक जाएगी, फिर वेट करेगी निषेचन हो, निषेचन होगा तो चालू होगी, अदरवाइज फिर रुकी रहेगी। अगर निषेचन हो गया तो फिर 9 साढ़े 9 महीने 10 महीने तक, जब तक 2-5 चलेगा तब तक फिर रुक जाएगी। यानी कि रुकती है, बंद होती है, रुकती बंद होती है। तो कैसी प्रक्रिया बेटा, कब स्टार्ट हुई है? भ्रूण अवस्था में, बच्ची के भ्रूण अवस्था में। और रुक कब जाती है बेटा? या तो निषेचन के समय शुक्राणु का आगमन हो गया हो, या फिर बेटा 2 बार स्टॉप लेगी, जिसे कहते हैं बेटा मतलब अंडजनन का ट्रैफिक लगना, रुकना, अरेस्ट होना, अरेस्टिंग द oogenesis। क्लियर? पढ़े अब? समझ में आ गया? पर तुम चौके तो है ही ना, बावड़े हो, मजा ही ना आवे तुम्हें पढ़ावे में। चुप रहे तू, घर कोई ना कोई सा कोर्स ले रहा होता है ना। चलो बेटा, सबसे पहले बेटा oogonia, oogenesis, जो ऊ कोशिका है, मेरी अंडे कोशिका है, ये क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले बहुत सारा क्या करेंगी? गुणन। अपनी संख्याओं में क्या करेंगी? बढ़ोतरी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ओवम बन सके। क्लियर बेटा? कौन सा विभाजन होता है बेटा गुणन के समय? समसूत्री विभाजन। क्यों? क्योंकि उसी जैसी कोशिकाएं बनती हैं। क्लियर हो गया बेटा? कौन सा विभाजन करेंगी? क्लियर हो गया? इसके बाद बेटा बनेगी प्राइमरी oocyte, जिसे कहेंगे बेटा प्राथमिक अंडक। क्या कहेंगे लाला? यार ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम है को तो बात मैंने बोला आपको, oogonia में बेटा सबसे पहले गुणन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। किसके थ्रू होगा? समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेगी? प्राथमिक अंडक, या बेटा प्राइमरी oocyte बन गई बहुत सारी। प्राइमरी oocyte बेटा बनने के बाद ये प्रोसेस जाएगी बेटा अरेस्ट। क्या हो जाएगी? हो गई। यानी कि बेटा बच्ची के भ्रूण में यहाँ तक की प्रोसेस हो रही है। कब हो रही है? प्री बर्थ, जन्म से पहले। जैसे ही बच्ची बाहर आई, जन्म लिया, अरेस्ट, स्टॉप। बेटा ये कैसी कोशिका थी? 2n थी कि नहीं थी?
तो ये भी कैसी होगी, समसूत्र विभाजन हो रहा है ना। अब बेटा जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, फिर चाइल्डहुड हुआ, फिर प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी आ गई। प्यूबर्टी आने के बाद बेटा इसमें अब चालू होगा क्या, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा, अर्धसूत्री। बेटा 2 फेज में होता है, 2 फेज में होता है होगा। और कितनी कोशिका बनाएगा बेटा, पहले 2 बनाएगा और बच्चा प्राथमिक कोशिका बन गई बेटा। अब इसको बोलेंगे हम द्वितीयक अंडक बेटा। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte। क्लियर। साथ में बनेगा बेटा ध्रुवीय या फिर प्रथम ध्रुवीय काय या ध्रुवीय कोशिका। साथ में क्या बना बेटा, ये बेटा टेम्परेरी अवस्था होती है कोशिका की, अगली वाली और धीरे धीरे समाप्त होती जाती है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, हमें 2n से n बनानी है तो 2 कोशिका तो बनेंगी, और लेकिन ओवम हमें एक ही बनाना, ज़्यादा बना नहीं सकते, तो साथ में ध्रुवीय काय बनते चले जाते। अब बेटा फिर अरेस्ट हो जाएगी बेटा, रुकना बेटा, बंद होना। ये प्रोसेस अब फिर रुक गई, ये प्यूबर्टी चल रही है बेटा। अब ये अवस्था रुक गई है, कब तक के लिए रुकेगी, ये वेट करेगी कब स्पर्म एंटर हो, स्पर्म यानी निषेचन के लिए स्पर्म एंटर होंगे, तब आगे की प्रोसेस होगी। अदरवाइज बेटा द्वितीयक अंडक सेकेंडरी oocyte के रूप में ही बेटा रहेगा। अब जब हमने पढ़ा था, याद करो कि जब 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ था अंडोत्सर्ग, तो बेटा अंडाशय से एक अंडाणु निकल के आ गया था कहाँ पे, एम्पुला में। तो बेटा हम उसे अंडाणु बोल देते हैं, बस किताब भी बोल देती हैं, लेकिन वो अंडाणु नहीं होता, वो क्या होता है, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी। अब बेटा वहाँ वेट करेगा स्पर्म का। अगर स्पर्म एंटर हो गए तब होगा बेटा इसमें सेकेंड मियोसिस, और बेटा बनाएगा अंडाणु और द्वितीयक ध्रुवीय बेटा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, थोड़ी सी, एक बार और रिपीट करें बेटा। कहाँ निर्माण होता है अंडाणु का, ओवम का, अंडाशय के अंदर। अंडाशय में भी बेटा स्ट्रोमा के भी बेटा सेंट्रल वाले पार्ट में, कौन सी कोशिका में, अंड कोशिका oogonia में। बेटा सबसे पहला नियम, अपनी संख्याओं में गुणन करेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए बेटा कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेंगे मेरे, प्राइमरी oocytes बनेंगे, प्राथमिक अंडक बनेंगे, और ये अवस्था में बेटा रुक जाएगी। रुक गई। रुकने के बाद बेटा अब जब तक नहीं चलेगी जब तक बच्ची की प्यूबर्टी नहीं आ जाएगी, यानी कि लगभग 12-13 साल बिल्कुल एज इट इज पड़े रहेंगे। एक फैक्ट है कि बच्ची के जन्म के बाद आफ्टर द बर्थ एक भी oocyte का निर्माण, यानी जितने बनने होंगे उससे बच्ची के जन्म से पहले बन जाएंगे, नई oocyte कोई नहीं बनेगी। अगर किसी बच्ची में oocyte नहीं बनी है इन द पीरियड ऑफ फर्टिलाइजेशन या फिर फीटस, तो उसमें पूरी ज़िंदगी में अंडाणु बनने ही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि जब प्राइमरी oocyte ही नहीं बनेगा उसके अंदर, जो बर्थ के बाद बन नहीं सकता, बनना पॉसिबल ही नहीं है, तो उस बच्ची में कभी अंडाणु को निर्माण नहीं होगा। यानी कि जितने बनने हैं, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, कब तक बनेंगे बेटा? ऐसा माना जाता है कि ये प्राइमरी oocyte प्री बर्थ से पहले मिलियंस में बनते हैं। क्लियर बेटा? लेकिन जब प्यूबर्टी आती है, एनसीईआरटी की लाइन है, प्यूबर्टी आते आते बेटा 60,000 से 80,000 के बीच में ही सेफ रहते हैं, बचते हैं। पूरी जिंदगी इन्हीं से निकलेगी। अब मिस्टर प्रमोद समझ में आया? ना आयो? कहाँ तक ना आयो? देख भाई, मैंने बताई कि बच्ची के जन्म से पहले ही हो रही है सारी प्रोसेस। कहाँ तक की?
प्राइमरी oocyte तक की, प्राथमिक अंडक तक की, आ रहा हूँ बेटा, प्राथमिक अंडक तक की, फिर अरेस्ट हो गई, रुक गई। रुकने के बाद बेटा अब कब तक का वेट करेगी ये? बच्ची के जवान होने तक, प्यूबर्टी आने तक। ऐसा माना जाता है कि जब बच्ची जन्म लेती है उस टाइम तक इतनी सारी प्राइमरी oocyte बन जाती है, कोई मिलियंस में बन गई। अब बेटा 12-13 साल तक वो रखनी भी तो है उनको सुरक्षित, तब तक इतनी बचती हैं सेफली, इतनी बचेंगी भाई। अब इनमें जब बच्ची प्यूबर्टी में आ जाएगी तब होगा उसमें अर्धसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप बनेगा द्वितीयक अंडक और प्रथम ध्रुवीयकाय, वो तो बोलते जाओ। उसके बाद बेटा इसमें होगा सेकंड विभाजन, सेकंड विभाजन के फलस्वरूप ये कब होगा? जब बेटा स्पर्म एंटर हो जाएगा मादा जनन तंत्र में। अदरवाइज द्वितीयक अंडक ही रहेगा, इसको सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। और जो एम्पुला के अंदर जाता है वो क्या होता है? ध्रुवीयकाय। बेटा देखो मजबूरी है, क्या है? बेटा अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो साथ में बेटा एक कोशिका सहायक बनेगी ही बनेगी। अब बेटा 2 अंडाणु तो बना नहीं सकते, सिस्टम खराब हो जाएगा, तो बेटा एक ही बनाना है, तो साथ में कुछ ना कुछ संरचना बनानी पड़ेगी, तो वो बनते थे बेटा। हाँ बच्चा। ओ अब तो भैया तेरी बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। अब कहाँ मुंह दिखाओगे?